हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो है सेकंड क्लास है इलेक्ट्रोस्टैट का। सबसे पहले हम लोगों ने डेमो लेक्चर किया था जिसमें मैं कूलॉम्स लॉ स्टार्ट किया था। फिर कल मैंने एक क्लास लिया था जिसमें हम लोग चार्ज वगैरह की प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट जनरलाइजेशन देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इस क्लास में ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ। और इन न्यूमेरिकल्स को कराने का मेरा एक ही एम है कि इस पे ना मैं मैथमेटिक्स डेवलप कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल स्टफ है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स इस टाइप से आएंगे, लेकिन इनको आप करेंगे तो आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। मैं फॉरेन राइटर्स के बुक से ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली लेके आ रहा हूँ। कुछ अभी इनिशियली एक दो क्वेश्चन मेरे वही रहने वाले हैं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन जो है एच सी वर्मा वगैरह बुक से लेके आऊंगा। तो जो क्वेश्चन मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पे डिस्कस करना वही मैं कर रहा हूँ। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसका एम सिर्फ एक ही है इस क्लास का कि आप लोग अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखने का जो टाइम है उसको कट कर दूंगा, तो वो भी थोड़ा सा सही रहेगा। देखो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट करना है। पहले तो ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि three charges are placed on three corners of a square as shown in the figure. Each side of the square is 30 centimeter and the arrangement is in the air. So compute electric field vector, not magnitude. ठीक है, compute electric field vector at the fourth corner and what would be the force on 6 microcoulomb charge placed at that vacant corner. तो थोड़ा सा मैं पहले तो क्वेश्चन को कंप्लीट करूं। क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट होगा कि देखो यहाँ पे जो चार्जेस दिए हैं ना वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये वैकेंट कॉर्नर है आपका। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि जो साइड्स है ना वो 30 सेंटीमीटर है और ये एक स्क्वायर है। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले क्लास में आपको क्या बताया था कि मैंने खुद से एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था जिसमें मैंने चार्जेस क्यू क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इस टाइप से लिया था और कॉन्सेप्ट हमने डेवलप कराया था। बट वहां पे हम लोगों ने क्या किया था ना कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था। मैग्नीट्यूड का मतलब कि हमने ई कैलकुलेट किया था, वेक्टर ई कैलकुलेट नहीं किया था। ठीक है, इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली हम देखने वाले हैं कि हम वेक्टर ई कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और उसी से हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पुराना जो कन्वेंशनल मेथड जो क्लास 1 से चलता आ रहा है मैग्नीट्यूड निकालने का, जो दो तीन लाइन का कैलकुलेशन रहता है उससे भी चेक करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि three charges are placed on three corners of the square as shown in the figure. Each side of the square is 30 centimeter and the arrangement is in the air. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस में ये होगा और दूसरे मीडियम अगर यहाँ पे होता है तो कैसे वो फॉर्मूला चेंज होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द फोर्थ कॉर्नर एंड व्हाट वुड बी द फोर्स। तो हमको यहाँ पे क्या करना है ना कि फोर्स निकालना है। तो देखो कल मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमको क्या निकालना है कि फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू चार्ज कर देंगे वहां पे जो चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज कितना है फोर्थ कॉर्नर पे 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम चार्ज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा पहला एम क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालने के लिए जो स्टेप्स रहेंगे वो वही रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आप नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग यहाँ पे करने का कोई नीड नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपको नंबर्स के फॉर्म में जो कहना चाहिए क्वांटिटीज है वो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए कि देखिए अब चार्जेस की प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं। मैं यहाँ पे इस लेक्चर में ना एक एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको फील्ड उसका देखना है। तो पॉजिटिव चार्ज का इसका फील्ड यहाँ पे कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया E4। ऑलराइट, E -5 है
तो ये टुवर्ड्स द चार्ज जा रहा होगा, तो चार्ज किधर है, इधर है, तो E -5 है, या E5 आप इसको बोल दीजिए, ठीक है, ये इधर जा रहा होगा। 8 माइक्रोकूलम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड कुछ इधर जा रहा होगा, ठीक है, ये ऐसा जा रहा होगा। ये आपका हो गया E8, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं E4, E5 और E8। तो पहले तो हमारा यही स्टेप है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि E4 क्या रहने वाला है यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे हैट नहीं लगा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है मैं मैग्नीट्यूड ऑफ E4 कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ E कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, KQ/R², ठीक है। तो K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो डिस्टेंस है आपका वो 30 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का यूज करके इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। देखो ये नंबर को ना मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आने वाला है, बट यहाँ पे मेरा जो एम है आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कराना है। तो मैं डायरेक्टली इसका आप कैलकुलेट करेंगे अगर कैलकुलेटर से, तो ये कुछ इतना आपको मिलेगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर देके आप यहाँ पे तेज ना होना, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन मेरा एम है यहाँ पे इस स्लाइड में पर्टिकुलरली कि मैं आपको ना कंपोनेंट वगैरह कैसे निकाला जा रहा है वो आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो E4 हो गया, E5 हम लोग करेंगे। E5 क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻6 अपॉन, फिर से साइड वही है, 30 × 10⁻2 स्क्वायर। ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। E5 हो गया, E8 हम लोग लेते हैं, ठीक है। E8 होगा 9 × 10⁹, 8 माइक्रोकूलम है, मीन्स 8 × 10⁻6। अब 8 माइक्रोकूलम के लिए हम कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे। ये कितना होता है, A√2 होता है, अगर साइड A है तो यहाँ पर हो जाएगा 30√2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये भी कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने अभी तक पूछा ही नहीं मुझसे, मैं ही बता देता हूँ कि जैसे हम लोग E4 लिखे, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया यहाँ पे, प्लस E8 में भी वैसी था। अब मुझे बताओ जब मैं E5 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो मुझे माइनस लिखना चाहिए ना, क्योंकि चार्ज तो नेगेटिव है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ना, E × T = KQ/R², ठीक है। तो ये हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि हम वहां पे ना उसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे को चार्ज का वैल्यू ही कंसिडर करना है ना, चार्ज का साइन कंसिडर करना है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा R कैप, मतलब चार्ज के डायरेक्शन को भी उसमें मैं कंसिडर करूंगा, तब ये मुझे यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तो हम चार्ज का डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर ले रहे हैं ना, डायरेक्शन के हिसाब से तो बात कर रहे हैं। जैसे साइन यहाँ पे माइनस हुआ तो उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज हुआ, तो ऑलरेडी ये कंसिडर हो चुका है, तो यहाँ पे उसको कंसिडर करने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इससे भी वही चीज आने वाला है, इससे कैसे आएगा, जैसे मैं -5 के लिए आपको निकाल के बता दूं, -5 के लिए क्या होगा कि आप ठीक है, K/R² तो वही रहने वाला है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम रखेंगे आप। और R कैप क्या होगा इसके लिए, कोई भी पॉइंट है, इससे अगर अवे होता है डायरेक्शन तो उसको पॉजिटिव आर कैप होता है, और अगर टुवर्ड्स द पॉइंट होता है तो ये माइनस आर कैप होता है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द पॉइंट क्या होगा, माइनस आर कैप होगा, ठीक है, क्योंकि टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द चार्ज आ रहा है ना फील्ड यहाँ पे E5। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज आने वाला है, K/R², यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम आर आर कैप। तो कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड वही आएगा, बट मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा था कि डायरेक्शन का यूज यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं इसको जस्ट इरेज कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन के पर्पज से यहाँ पे मैंने बनाया था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि आपका जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। 11th में आप पढ़े हो या ना पढ़े हो उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको,
एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या करेंगे कि E4 E5 E8 नंबरिंग किए, फिर उसके बाद डायरेक्शन कंसीडर किए। डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड वैल्यूज हैं उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो हमको क्या करना रहता है, इसमें अगला स्टेप होता है हमको क्या करना है, वेक्टर ई निकालना है ना। तो वेक्टर ई मतलब का क्या होगा, वेक्टर ई का मीनिंग है यहाँ पे कि उसमें वेक्टर ई का कुछ एक्स कंपोनेंट होगा आई कैप डायरेक्शन में, और उसका कुछ वाई कंपोनेंट होगा जे कैप डायरेक्शन में। तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ई एक्स और ई वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन ये है और वाई डायरेक्शन कुछ ये होगा, ठीक है। एक्स और वाई डायरेक्शन हमने ले लिया। अब देखो हम कंपोनेंट कैसे निकालना है ये थोड़ा सा बता रहे हैं। यहाँ पे देखो कि एक्स डायरेक्शन में ये E4 हो गया। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ इसको। इसका मतलब क्या है, EX का मतलब क्या है कि E की वैल्यू, E का वेक्टर E का X डायरेक्शन में जो लेंथ होगा ना, जितना लेंथ कवर करेगा वो होगा। तो X डायरेक्शन में कितना लेंथ कवर कर रहा है, एक तो E4 कवर कर रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू कितना होगा, E8 का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं X डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे कितना आने वाला है, ये हम लोग पता करते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि फिगर कुछ ऐसा है हमारा, फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे 45 डिग्री है, ये हमको कैलकुलेट करना है। और ये E8 दिया हुआ है। E8 का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे E8 का मतलब E8 जैसे ये वेक्टर E8, ये यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन है। तो कोई भी वेक्टर जैसे इस हिसाब से दिया हुआ है ना, जैसे ये वेक्टर ए दे दिया आपको, ये वेक्टर ए दे दिया है, तो ये जो होगा ना इतना लेंथ, ये उसका नॉर्म या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक E8 रिप्रेजेंट करेगा। एक्स हमको चाहिए। अब देखो हमको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है। तो आप अगर cos 45 इसमें निकालेंगे ना, तो cos 45 कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, E8 cos 45 सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको इरेज करके फिर से लिखता हूँ, ठीक है। cos 45 आप निकालेंगे तो यहाँ पे E8 cos 45 आएगा। ये एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आप लोग जानते हो ऑलरेडी, बट देखिए यहाँ पे cos ऑफ 45 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलेगा cos ऑफ 45 यहाँ पे x अपॉन E8। तो x हो जाएगा E8 cos ऑफ 45, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो गया, E8 cos 45। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लेंथ हो गया हमारा इतना, ये हो गया E8 cos ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब देखो x डायरेक्शन में और लेंथ हमको कंसीडर करना है। तो x डायरेक्शन के लिए हमको कितना, दो लेंथ मिल गया ना, एक तो E4 हो गया, E4 का मैग्नीट्यूड, और E8 cos 45। तो मतलब EX की वैल्यू हमको क्या हो गई, E8 cos 45 डिग्री प्लस E4, ये मिल गया एक, ठीक है। अब हम लोग EY के बारे में बात करते हैं। तो देखो EY में क्या होगा, एक तो E5 है, और दूसरा ये इसका y कंपोनेंट इधर भी आएगा, मतलब y डायरेक्शन में इसका लेंथ लेंथ जो बन रहा होगा ना, ये इधर इसको बोलते हैं कि प्रोजेक्शन जो बन रहा होगा, E8 का प्रोजेक्शन इस y डायरेक्शन में कितना बनेगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कोई कोई वेक्टर a है, उसका प्रोजेक्शन x डायरेक्शन में कितना बन रहा है, ax उसको बोलेंगे।
तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ कवर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं वाई डायरेक्शन में कितना लेंथ कवर कर रहा है वो भी निकाल सकता हूँ। तो या तो मैं इस लेंथ को कैलकुलेट कर लूँ या तो मैं इस लेंथ को कैलकुलेट कर लूँ, दोनों तो पैरेलल हैं, दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं इस लेंथ को कैलकुलेट करूंगा ना तो ये आएगा आपका E8 साइन 45। ये आप निकाल के देख लीजिए क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया है E8 cos 45 के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो EY क्या हो जाएगा? एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ना उसको हम लोग मतलब जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता तो हम इसको नेगेटिव साइन लेते। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस के लिए ये हो जाएगा E5, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट E8 वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, E8 साइन ऑफ 45 डिग्री ये होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो EX को मैं और इलस्ट्रेट करता हूँ, तो EX कुछ ऐसा हो जाएगा, E8 बाई √2 हो जाएगा प्लस E4 हो जाएगा। ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। EY क्या हो जाएगा, EY हो जाएगा E5 माइनस E8 बाई √2। ठीक है, ये इतना होने वाला है। तो अब देखो हमारा आधा काम हो गया, हमने EX और EY की वैल्यू निकाल ली है। तो अब आगे चलते हैं। ये वेक्टर ए जो मैंने बनाया था ना इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। वर्क क्यों नहीं कर रहा, सही ये इरेज नहीं होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारा टास्क क्या होने वाला है, हमको EX और EY की का एक्सप्रेशन मिल चुका है। तो अब हम लोग EX और EY की ना न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो EX और EY की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी, E8 बाई √2 प्लस E4 कर दीजिए। तो E8 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁵ अपॉन √2 प्लस E4 आपको करना है। तो E4 कितना है, 4 इंटू 10⁵, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करेंगे ना EX की वैल्यू, तो ये आपको समथिंग 6.82 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपको मिलेगा। ये कैलकुलेशंस वगैरह ना मैंने पहले से कर रखा है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। मेरा एम, फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा एम ये सब कंपोनेंट वगैरह निकालना आपको सिखाना है। ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ तो मैं कर नहीं सकता ना आपके लिए, आपको खुद से भी कुछ करें। EY क्या हो जाएगा, E5 की वैल्यू 5 इंटू 10⁵ माइनस E8 बाई √2। तो E8 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁵ अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसको आप आगे लिखेंगे कैलकुलेट करके, तो 2.17 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये फिगर, बट अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टेट में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हमको EX EY मिल गया, अब हमारा काम क्या है, वेक्टर E लिखना। तो वेक्टर E हम लोग लिखेंगे तो वो क्या होगा, EX I कैप प्लस EY J कैप। ये हो जाएगा 6.82 इंटू 10⁵ I कैप प्लस 2.17 इंटू 10⁵ J कैप। ठीक है, तो जो E हमको निकालने के लिए बोला गया था ना इसमें, वो तो हमने कर लिया है। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो मैथमेटिक्स है, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकली, ये थोड़ा सा समझो। देखो ई वेक्टर ई क्या है, वेक्टर ई है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर भी बनेगा ना, वो किधर बनेगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे सबसे लास्ट में। बट यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ये जिधर भी बना, ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि मान लो ये इस डायरेक्शन में बना, मान लो ये इस डायरेक्शन में ऐसे बना, तो वो एक्स डायरेक्शन में ना इतना लेंथ कवर करेगा, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में इतना लेंथ कवर करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब चार्ज का जो, इसका जो फील्ड होगा, तो चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे जो चार्ज रखा जाएगा ना, तो उस चार्ज का इन्फ्लुएंस मतलब खुद उस चार्ज का प्लस इनके कारण जो इन्फ्लुएंस होगा, सब कुछ इन्फ्लुएंस जो होगा, हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस को शो करता है चार्ज के, तो उसका इन्फ्लुएंस ना इतने डिस्टेंस तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये, इस जो हम लोग ने न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया है यहाँ पे आंसर, उसका मीनिंग ये है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि E का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ E
इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो उसके जो लेंथ है अलग अलग डायरेक्शन में, उसका आप स्क्वायर करके सिंपली ऐड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2.17 इंटू 10⁵ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मैग्नीट्यूड मिलने वाला है वो समथिंग कुछ इतना मिलेगा, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड का आंसर हुआ। अब देखो, ये मैग्नीट्यूड मैंने कहाँ से निकाला आपका, अभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड लगा के इतना सारा कैलकुलेशन करके निकाला है। अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरा ड्यूटी होता है कि मैं फर्स्ट क्लास से आपको बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट एक मेथड है उसको अप्लाई करिए। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, उस मेथड से आपको निकाल के दिखाता हूँ और हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक चीज और, उसको करने से पहले मैं एक जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया था, डिमांड था जो क्वेश्चन का, उसको कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन का डिमांड था कि हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फोर्स आएगा ना, उसमें आप 6 माइक्रोकूलम इंटू ई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स से जस्ट, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है उससे ये कैसे होगा। ठीक है, तो एक बार मैं वेक्टर्स को बना देता हूँ कि वेक्टर्स कैसे थे, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो फिगर बनाया है ना मैंने, ये फिगर जो है, इसको मैं अपने वहां पे अलग से बना रहा हूँ। ठीक, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखो, ये कुछ ऐसा है शायद, E5 है इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा लॉन्ग बनाता हूँ। इस डायरेक्शन में आपका E4 है और आपको E8 दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। आपके वेक्टर्स इस तरीके से थे। ठीक है, अब अब हम लोग अपना मेथड लगाते हैं। ये स्क्वायर का जो वैकेंट पार्ट है ना, उसको मैंने कंसिडर किया है। तो देखो, ये जो कंपोनेंट वगैरह थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड था, वो समझ में अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अलग से क्लासेस में बताऊंगा, कुछ एग्जांपल लेके क्लास 11th के ही ले लूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो E5 और 4 का ना रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ये थोड़ा सा गलत बन गया। E5 4 का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो E5 और 4 का रिजल्टेंट जो होगा, तो सर मेरा कमांड नहीं है इस ऐप पे, तो ये देखो, ये E5 4 का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब E5 4 का रिजल्टेंट क्या होगा, पहले तो लिख लूं कि सारे वैल्यूज कितने थे। देखो, E4 की जो वैल्यू थी ना, वो थी 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और E5 जो था वो था 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। E8 कितना था, E8 था, E8 जो था वो था 4 × 10⁵, तो वैल्यू सेम थी ना, न्यूटन पर कूलम। तो सिंपली E5 4 अगर आपको निकालना है, E5 4 मतलब उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हमने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता के रखा है। E5 स्क्वायर हो जाएगा, E4 स्क्वायर हो जाएगा, 2E5 इंटू E4 कोस ऑफ एंगल बिटवीन E5 एंड E4। तो E5 और 4 के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना, अगर A और B, ठीक है, तो उसका जब आप कभी भी रिजल्टेंट निकालते हैं ना, तो वो सिंपली उनके मॉड के स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि एंगल तो जीरो हो जाता है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो E5 4 आप कैलकुलेट करेंगे तो E5 का मॉड का स्क्वायर आप कर दीजिए 5 × 10⁵ स्क्वायर, प्लस E4 का मॉड का स्क्वायर 4 × 10⁵ का स्क्वायर कर दीजिए। तो सिंपली ऐसा भी हो जाएगा कि 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 10⁵ रूट से बाहर आएगा। तो E5 4 आपको कुछ मिलेगा 6.40 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखो, ये हमको इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिए। अब हमारे पास कितना, हमारे पास दो चीज बच गया। अब हमारा काम ना और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया कि हमारे पास अब दो चीज बच गया। एक तो ये एक वेक्टर बच गया E5 4,
और एक ये वेक्टर बच गया, ठीक है, कुछ ऐसा E8 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसका कुछ रिजल्टेंट निकालेंगे जो कुछ ऐसा होगा रिजल्टेंट, है ना। थोड़ा सा टिल्टेड बन गया है ये, है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा राइटिंग इसमें बिगड़ रहा है, तो टिल्टेड बना है, बट आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब हमारा काम क्या है कि E54 और E8 का रिजल्टेंट निकालना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ई नेट निकालेंगे। तो अब देखो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, E54 और E8 के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा E54 जो है उसका स्क्वायर प्लस ई ऑफ 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो E54 कितना है आपका 6.40 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, और E8 आपका कितना है, E8 है आपका 4 इंटू 10⁵ इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट आपको मिलने वाला है 7.54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब चेक करते हैं कि पिछले बार कितना आंसर आया था। ये देखिए वही कुछ आया है, 7.15 है, यहाँ पे 7.54, तो अप्रोक्सीमेटली आपको सेम आंसर मिल गया, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने क्या किया कि पहले कंपोनेंट फॉर्म में आपको बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके, उसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया कि डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकाल के मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें मेरा ना एम सिर्फ एक ही है कि मैं ना आप लोग को थोड़ा सा कंपोनेंट वगैरह निकालना सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये थ्रू आउट द सिलेबस ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पे आपको है 3 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ठीक है, और ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है मैंने साम्स आउटलाइन की कॉलेज फिजिक्स की बुक आती है, वो फॉरेन राइटर्स की, वहां से मैंने लिए। तो मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, और देखो हमको करना क्या है कि द चार्जेस रिप्रेजेंटेड इन फिगर आर हेल्ड स्टेशनरी इन वैक्यूम। तो ये चार्जेस स्टेशनरी है, हमको फोर्स निकालना है 4 माइक्रोकूलम चार्ज पे ड्यू टू अदर टू। तो देखो इस रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन ना मैंने आपको करा रखा है, Q1 Q2 करके कराया था, बट मैंने बोला भी था कि अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देकर बताऊंगा, ठीक है। और जो इसमें ना साइड्स दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर है, सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो देखो ये नंबर्स जरूर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ना आपको जो इसमें कॉन्सेप्ट लर्निंग मिलेगा वो इंडिपेंडेंट है कि आपका जो नंबर्स वगैरह है वो क्या है। वो मेरा एम ही नहीं है सिखाना, मैं आपको ना यहाँ पे कंपोनेंट बेसिकली वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसा होना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब इस क्वेश्चन में कि ये हमारा आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें डिमांड क्या है कि हमको ना 4 माइक्रोकूलम चार्ज पे ना फोर्स निकालना है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू अदर चार्जेस, ठीक है। तो वही मेथड हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था ना, बस वैसे ही चलते जाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का नीड ही नहीं है यहाँ पे, नंबरिंग का नीड इसलिए नहीं है क्योंकि ना यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि दिया हुआ है नंबर्स के फॉर्म में हमारा हमको डेटा। तो देखो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये E2 का डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे, कुछ ऐसा होने वाला। फोर्स निकालना है ना हमको, तो F2 ले लेते हैं, ठीक है, F2 ले लेते हैं, ठीक है। F3 का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ये भी ऐसा होने वाला है, ठीक है। ये आपको F3 मिल गया, ठीक। तो आप पहले सबसे पहले जो भी आपने वेक्टर फॉर्म किया है ना उसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करिए। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 के F2 मीन्स हुआ कि फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज बिकॉज ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैं वैसा नोटेशन यूज नहीं करा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करूंगा उस पे वो नोटेशन यूज करूंगा। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो 9 इंटू 10⁹ और Q1 चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁹ दो चार्जेस क्या है आपके 4 और 2 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम होता है आपका 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन
डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻², यहाँ पे इसका स्क्वायर होने वाला है, तो ये आपको मिलेगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है आपको बताना। ठीक है, F2 हुआ, F3 हुआ। F3 हम लोग देखते हैं तो F3 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, और चार्जेस है यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस है आपका 20 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो ये कुछ होने वाला है 2.7 न्यूटन आपको मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे आपको 1.8 न्यूटन मिलेगा। तो अब आप क्या करिए कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होता तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली रिजल्टेंट निकालने के लिए बस कैसे करना है वो तो बता दिया है, मतलब ऑलरेडी मैंने, बट मैं यहाँ पे ना आपको कंपोनेंट में बताता हूँ कि कंपोनेंट के फॉर्म में इन वेक्टर्स को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा उधर ऊपर वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हमारा हमको क्या करना है कि वेक्टर एफ निकालना है ना, तो वेक्टर एफ जो होगा वो क्या होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका लेंथ और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर एफ का लेंथ देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखो, ये एंगल 60 डिग्री है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और आपका ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये एंगल 60 डिग्री, तो ऊपर का भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब देखो, ये F2 दिया है आपके पास, ठीक है, ये F2 दिया है, ये 60 डिग्री एंगल है, और इधर भी मैं आपको बना देता हूँ, थोड़ा सा नीचे बन गया, आप उसको कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अलग से इस फिगर को बनाता हूँ, और हम लोग और डिटेल्ड इसको करते हैं। तो अलग से मैं कैसे कर रहा हूँ इसको कि रुकिए, मैंने जो इंक यूज किया है ना, मैं वही पर्टिकुलरली वैसे ही करता हूँ तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्सिस के लिए यूज किया है, और मैंने रेड इंक से आपको वेक्टर्स को फॉर्म किया था, तो मैं यहाँ पे वेक्टर्स फॉर्म कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा बन गया, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको बराबर ही करो। इसको बराबर बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर टाइम लेके बना रहा हूँ, बट आपको एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। ये F2 है, ये F3 है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका इधर वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स और वाई कंपोनेंट यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि देखो वहां पे मैं कैलकुलेट करता ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए सिर्फ इधर कर लिया। ये आपका 60 डिग्री है, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको एफ एक्स कैलकुलेट करना है। एफ एक्स क्या होगा, F2 का इस एक्सिस के अलोंग लेंथ, F3 का इस एक्सिस के अलोंग लेंथ। तो ये आप कैलकुलेट करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको कि कैसे होता है। ये आपको F2 हो जाएगा, ये वेक्टर है तो ये इसका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिया है, आपको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos 60 डिग्री आप कैलकुलेट करिए, तो आपको हो जाएगा x अपॉन F2, तो आपको x सिंपली मिलेगा F2 cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, देखो मैं डायरेक्टली इनको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार ना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर होते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कॉस हो, मैं एंगल चेंज करूंगा तो साइन भी हो सकता है। तो आप ऐसे कभी मत समझना कि अगर एक्स एक्सिस है तो कॉस थीटा ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होता, मतलब ये नेसेसरली नहीं है कि ऐसा हो। इसलिए मैं एंगल के फॉर्म में ना आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये लेंथ F2 cos ऑफ 60 डिग्री मिल रहा है। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो F3 cos ऑफ 60 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, ये लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये F2 साइन ऑफ 60 डिग्री मिलेगा, ये आपको मिलेगा F3 साइन ऑफ 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, मैं उनको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका है कैसे होता है, बट बार फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे मत समझना कभी भी कि ये एक्स एक्सिस है तो कॉस थीटा, वाई एक्सिस है तो साइन थीटा, वो गलत गलत एक्सप्लेनेशन है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैं साइन का ना बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें आप हमको ये लेंथ निकालना है, तो साइन 60 क्या हो जाएगा इसमें पर्टिकुलरली, साइन 60 इज इक्वल टू एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज f2। एक्स परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा f2 साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x एक्सिस के अलोंग, तो f x क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, ये हो जाएगा f2 साइन ऑफ 60 डिग्री और माइनस f3 कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे कॉस है, ठीक है। मैंने पहले भी रिपीट किया था कि जो साइन है हम लोग इस वे में लेते हैं, द साइन ऑफ द कंपोनेंट इज चोजन इन सच अ वे दैट if the component is along the positive x-axis, then the sign in the component will be taken as positive sign, and if the component along y-axis and if the component is situated along negative y-axis or negative x-axis, then the component, the length of the component will be taken as negative, ठीक है। So basically it represents the direction of the component. The sign here represents the direction of the component. ये fx हो गया, और fx को और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा f2 माइनस f3 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो आपके पास पूरे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कुछ -0.45 न्यूटन मिलने वाला है, ठीक है। fx हो गया, fy में कैलकुलेट करता हूँ। fy का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा, देखो अब fy में f3 साइन 60 और f2 साइन 60 दोनों के दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहे थे, ये एक नेगेटिव आ रहा था ना क्योंकि वो नीचे था, f2 साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा f2 प्लस f3, यहाँ पे आएगा आपको साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.89 न्यूटन आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको fx मिल गया, fy निकल गया। एक बार मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये fx और fy का मतलब क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो fx जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ वेक्टर f अलोंग x एक्सिस, एंड y रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ वेक्टर f अलोंग y एक्सिस। तो मैं यहाँ पे ना इसको लिख देता हूँ कि, क्योंकि नोट्स आपका ना प्रॉपर हो जाएगा उससे, जैसे fx i कैप प्लस fy j कैप, ठीक है। तो fx जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ वेक्टर f along x एक्सिस। fy आपको रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ वेक्टर f along y एक्सिस, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया, तो वही हमने कैलकुलेट किया fx और fy। तो जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था ना वो तो ओवर हो गया। तो हम वेक्टर f लिख सकते हैं। अब वेक्टर f हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से वेक्टर f मिलने वाला है, वेक्टर f मिलेगा fx i कैप प्लस fy j कैप, तो ये सिंपली -0.45 i कैप प्लस 3.89 j कैप, ठीक है, न्यूटन। यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन के पर्पज से भी पढ़ा रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव का जो मेरा स्लाइड होगा ना उसमें मैं आपको शॉर्ट कैलकुलेशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमको f मिल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ f कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली हमारे कन्वेंशनल मेथड से सेम आया कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ f क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.45 स्क्वायर प्लस 3.89 का स्क्वायर, कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये थोड़ा सा ना वो हो रहा है, तो ये कुछ 3.89 न्यूटन समथिंग कुछ आएगा शायद, 3.91 न्यूटन आपको मिलने वाला है f।
ठीक है, तो ये इन चीजों को आप मैं इरेज भी कर दूं तो चलेगा, क्योंकि स्लाइड में ना उतना सही नहीं दिख रहा है नोट्स में, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो f क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ f 0 पॉइंट, या ऐसे ले सकते हैं आप -0.45, एक ही मतलब है इसका। ठीक है, ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, तो समझ जाएंगे, या अगले स्लाइड में लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो वेक्टर एफ हमको मिला था, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेक्टर एफ हमको मिला था -0.45 आई कैप प्लस 3.89 जे कैप। तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए -0.45 आप स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे 3.89 स्क्वायर कर दीजिए। देखो ये एक चीज मैं और बताता हूँ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 3.91 न्यूटन आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक चीज बताता हूँ कि ये ऐसे ही क्यों हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा वाला टर्म कहाँ गया, ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चीजें यहाँ पे आ रही हैं अलग से, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम लोगों ने तो जैसे ये एफ लिख रहे हैं ना, तो ये तो बेसिकली रिप्रेजेंट इसका क्या कर रहा है, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे ये एफ एक्स है, ये देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको। फिर से टिल्टेड बन गया है ये, थोड़ा सा वेट करो, अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। देखो ये ना कुछ ऐसा है कि वेक्टर एफ है आपके पास, इधर वेक्टर एफ है, और ये है ना एफ एक्स है इतना, और ये है एफ वाई इतना। तो यहाँ पे मैं -0.45 लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मेरा एफ एक्स इधर बनने वाला है। तो मेरा एक्चुअल में जो फिगर है ना हमारे इस प्रॉब्लम में, ये कुछ ऐसा है कि मेरा इधर एफ एक्स बन रहा है, ठीक है, और इधर एफ वाई बन रहा है। ठीक है, ये लेंथ -0.45 है, इतना लेंथ, ये 3.89 है, थोड़ा ऊपर बनेगा, बट मैं एक्सप्लेन करने के पर्पज से ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट ना इधर कुछ बनेगा। ठीक है, अब बताओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो ये होता है, एफ तो मैंने ये बताया है कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई, ये नोटेशन है मेरा एंगल का। ठीक है, ये इसका ऐसे हो जाता है। देखो ये जो एंगल है ना, एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है, ये एक्स वाई ले लिया, जेड एक्सिस मैंने इधर ले लिया, सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये ना ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि सभी एक्सिस के बीच में ना 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एंगल बिटवीन एक्स और वाई, और एंगल बिटवीन वाई और जेड, और एंगल बिटवीन एक्स और जेड, सभी 90 डिग्री होते हैं। तो ये जो टर्म है ना, ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब एक्सिस में ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, ऐसे डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, तो ये यहीं से आता है। तो चलो ठीक है, हमारा ना फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया हमारे कंपोनेंट मेथड से। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट मेथड हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि हम ना हमारा जो मेथड है, हमारा जो मेथड है जो हम लोगों ने शुरू से करते आ रहे हैं, उससे आंसर चेक करते हैं इसका कि आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे हम लोग ट्राई करते हैं। तो कुछ ऐसा सिचुएशन था हमारा, मैं फिगर बना देता हूँ आपको। इधर आपको F2 था, इधर आपका F3 था। ठीक है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जो है कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा होगा। रिजल्टेंट ऑफ
फोर्स F2 एंड F3, तो वही रिजल्टेंट जो है आप निकालिए कितना हो जाएगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 60 डिग्री होगा ना यहाँ पे एंगल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेटेड है क्वेश्चन में, आप इसको पुट करके देखिए, ये 3.92 न्यूटन आने वाला है। ठीक है, तो आंसर वही आएगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से बनाया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रॉम स्लाइड 1 में, हम आपको दिखाता हूँ। देखो फिर से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन में भी वही हम लोग चलते रह गए, फिर हम लोगों ने चेक किया कि हमारा जो आंसर है वो दोनों मेथड से सेम आ रहा है कि नहीं, फिर इसमें भी हम लोगों ने वही किया है, यहाँ पे भी वही किया है। अब मैं इसमें ना इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इतने देर से बोल रहा था कि जो रिजल्टेंट है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिजल्टेंट है वो कुछ इधर बनेगा, कहीं पे भी बन सकता है, मुझे पता करना है कि कहाँ पे बन रहा है। तो अब मुझे वो पता करना है, तो मैं तो ऐसे पूछूंगा आपसे कि आप ये बताइए कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, या तो ये पूछूंगा कि आप ये बताइए कि वाई एक्सिस से कितने एंगल पे है। बट ये भी मेरा इनकम्प्लीट साइंस स्टेटमेंट होगा। ठीक है, मेरे मुझे कैसे बोलना पड़ेगा कि जो एंगल है वो आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, फिर आप पूछेंगे मुझसे कि आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि जो एफ नेट बन रहा है ना, वो मान लो मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस से मेजर कर रहा हूँ, तो फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं उसको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ पहले, कि क्वेश्चन कुछ आपका ये क्वेश्चन मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि उसके लिए पूरा ना रेड इंक यूज करूंगा तो अलग से आ जाएगा। फाइंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विथ द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका होने वाला है क्वेश्चन आपका ये है। कई बार आपके एग्जाम में ना ये पूछ सकता है, बट आपको इजी सा एंगल देगा जो आप देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि आपका तो 1 मिनट 1 क्वेश्चन का स्कीम है। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मैं इसी में बता रहा हूँ आपको। चलो अलग से बना देते हैं। आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इधर आपका F2 बन रहा है, इधर आपका F3 बन रहा है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट जो है ना, ये था। ठीक है, तो मान लो कि रिजल्टेंट है, देखो F2 और इसका ना हमको यूज उतना नहीं पड़ने वाला है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। थोड़ा सा स्लो है मेरा पेन टैब वगैरह पे कमांड उतना है नहीं, तो देखो मान लो कि ये ऐसे बन रहा है, मेरा एफ नेट है, मान लेते हैं अपन। ठीक है, नेट है। ठीक है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन था हमारा -0.45 आई कैप प्लस 3.89 जे कैप। तो ये तो मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए, तो मान लेता हूँ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक्चुअल में ऐसे बनता है, ये डायग्राम ऐसे बनता, बट कोई इशू नहीं है, आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, लेंथ तो आपका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रहने वाला है। तो एफ नेट कैलकुलेट करने के लिए मैं अब आगे चलता हूँ। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये रिजल्टेंट फोर्स मैंने बता दिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस से मैं मान लेता हूँ कि थीटा एंगल है। तो मैं क्या करूंगा कि ये लेंथ मेजर कर लूंगा, इतना और इतना। तो ये क्या होगा, ये लेंथ है आपका एफ एक्स और ये लेंथ है आपका एफ वाई। ठीक है, समझ गए। तो आपका जो थीटा होगा, आप यहाँ पे टेन थीटा अगर आप निकालेंगे, तो टेन थीटा क्या होगा, एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ठीक है, तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, टेन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर थीटा कैलकुलेट करेंगे ना, ये आपको मिलेगा 7 डिग्री। बट जो 7 डिग्री आ रहा है वो विथ
पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है, विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये मैं ना आपको ऐसे नहीं बताया, कई बार क्या होता है ना बुक्स वगैरह में ऐसे भी दिया रहता है कि एंगल आपको निकालना है किसी वेक्टर का, तो आप एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये नेसेसरली ये हर जगह ट्रू नहीं है, तो इसलिए मैंने ना डायग्राम के थ्रू आपको बताया, तो आप एग्जाम में इसके थ्रू करें, क्यों आप कोई भी फॉर्मूला अननेसेसरली याद रखें, ठीक है। तो आप निकाल के देख लीजिए भाई, आपको तो वेक्टर आ रहा है हर चीज। तो यहाँ पे मैं क्या है ना कि पॉजिटिव वाई एक्सिस से आपको एंगल का डिमांड कर दिया, मैं हो सकता है एंगल का डिमांड ना एक्स एक्सिस से कर देता, तब कुछ और सीन हो सकता था, जेड एक्सिस से कर सकता था। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड से भी क्वेश्चन हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एंगल वगैरह कैलकुलेट होता है। तो एक अब क्या है ना कि काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा ना एक इजी क्वेश्चन लेके ना थोड़ा सा मतलब फील कर लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत आसान है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक इजी क्वेश्चन कुछ लेके आता हूँ आपके लिए। सो ये क्वेश्चन मैंने लिया है किसी बुक से। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करते हैं कुछ लर्न करने का, और देखो इसमें नंबर्स ना आसान आसान नंबर्स हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो इसमें जो कैलकुलेशन है मैं आपको डायरेक्टली करके बताऊंगा। तो देखो थ्री चार्जेस आपको दिए हुए हैं, फिक्स्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ए बी एंड सी। कॉर्नर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका कॉर्नर ए है, ये कॉर्नर आपका बी है, ये कॉर्नर आपका सी है। ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और आप लोग देखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको चार पांच क्वेश्चन से क्या पिछले दो क्वेश्चन में जो कराया उससे क्वेश्चन कितना उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। तो ये तीन कॉर्नर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इस सीथ कॉर्नर पे ए और बी कॉर्नर के कारण कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये ए कॉर्नर पे इतना चार्ज है, बी कॉर्नर पे इतना चार्ज है, सी कॉर्नर पे इतना चार्ज है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं तो सही नहीं है, ठीक है। ए बी एंड सी आपको दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन सीथ कॉर्नर बिकॉज ऑफ ए एंड फोर्स ऑन सीथ कॉर्नर बिकॉज ऑफ बी। अब देखो इसमें हमारा पहला काम क्या होना चाहिए कि हमको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करने का कोई नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नंबर्ड है ये, ठीक है। तो हम लोग जान सकते हैं कि कौन से कॉर्नर पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अब देखो चार्ज का नेचर देखते हैं, फोर्स ऑन देखो ए पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, बी पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, सी पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स ऑन सी कॉर्नर बिकॉज ऑफ ए कुछ इस डायरेक्शन में लगने वाला है, दिस इज फोर्स ऑन सी कॉर्नर बिकॉज ऑफ ए, ये नोटेशन है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, एफ सी ए का मतलब है फोर्स ऑन सीथ कॉर्नर चार्ज बिकॉज ऑफ एथ कॉर्नर चार्ज, ठीक है, ये होगा। तो अब फोर्स ऑन सीथ कॉर्नर बिकॉज ऑफ बीथ कॉर्नर चार्ज, ये इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऑन सीथ कॉर्नर चार्ज बिकॉज ऑफ बीथ कॉर्नर चार्ज, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हमको मिल गए। अब बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री एंगल है। तो देखो यहाँ पे जब आओगे ना आप, तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये होल एंगल जो है ना 120 डिग्री होगा। तो मैं होल एंगल को लिखता हूँ, 60 को इरेज करता हूँ, ठीक है। ये आपको हो गया 120 डिग्री हो गया। तो बस आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल देना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है, एफ रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी कोसाइन ऑफ 120 डिग्री, ये आपको होगा। ये सब कुछ आने वाला है स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब हमारी ड्यूटी है कि हमको एफ सी ए और एफ सी बी कैलकुलेट करना है। तो एफ सी ए क्या होने वाला है, एफ सी ए होने वाला है
9 इंटू 10⁻9 चार्जेस कितने हैं Q1 Q2 F QC एंड Q मैं इसको ना ऐसे नहीं लिखता, रुकिए एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मूला भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के QC QA डिस्टेंस बिटवीन RC एंड RA, RCA उसको हम लिख देते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 QC की वैल्यू है, QC के मैग्नीट्यूड सब ले रहे हैं हम लोग, चार्ज का साइन कंसिडर नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻7 और QA की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻7 अपॉन R जो है साइड सबका 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में यहाँ पे साइड, तो 5 इंटू 10⁻2 स्क्वायर होगा। तो देखो मैं पहले जो अदर देन 10 पावर्स है ना उनको अलग से कैलकुलेट करता हूँ, तो 9 5 जा 45 अपॉन यहाँ नीचे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 10⁻⁻4 आएगा और उधर ऊपर आ जाएगा 774 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 45/25 आप करेंगे तो ये ये आपको आ रहा है कुछ 1.8 और ये आपको आ जाएगा 10⁻⁻1, तो आप इसको आगे करेंगे तो 0.18 न्यूटन आपको FCA मिलने वाला है। ठीक है, अब फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज FCB, तो ये हो जाएगा K QC QB अपॉन RCB स्क्वायर। ठीक है, मैं पॉइंट पॉइंट आपको, आप लोग एग्जाम में ना इतना ज्यादा ये सब नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन के पर्पज से मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं MCQs का एक PDF लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको देखिएगा कितना फास्ट कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे ही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, अभी लर्निंग का टाइम है। तो 9 इंटू 10⁻9 QC की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7, QB की वैल्यू है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन RCB कितना हो जाएगा, ये भी वही होने वाला है 5 इंटू 10⁻⁻2, सभी साइड्स इक्वल है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0.09 न्यूटन। ठीक है, ये अब आप नेट निकाल दीजिए, एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, सभी वैल्यूज को इसमें रख दीजिए, 0.18 स्क्वायर 0.09 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.18 0.09 कॉस ऑफ 120 डिग्री, थोड़ा सा ठीक है, ये इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कॉस ऑफ 120 डिग्री। इस क्वेश्चन में ना एक अच्छा क्वेश्चन है, वो वहां पे मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर इसका लिख रहा हूँ। ये आपको मिलेगा 0.16 न्यूटन, डायरेक्टली मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस ना इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करना है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का। ठीक है, वन 120 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं एक पार्ट ऐड कर रहा हूँ, वो पार्ट जो है ना आप लोग कैलकुलेट करके मुझे क्लास में बताइएगा। पार्ट ये है कि नेक्स्ट, ठीक है, पार्ट 2 द क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द resultant force, find out the angle made by the resultant force with CB। एंगल आपको इन
डिग्रीज कैलकुलेट करना है, रेडियंस में नहीं। तो देखो जो रिजल्टेंट बनेगा वो सीबी ये है ना, सीबी से कितना एंगल बनेगा ये आपको बताना है। अभी तक तो मैंने आपको एक्सिस से एंगल निकालना बहुत आसान आसान बताया था, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा चीज दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करना और मुझे आंसर बताना नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे ये क्लास को फिनिश करता हूँ मैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल की क्लास हो सकती है अलग से चलती रहे, जैसे भी होगा, आपको जो भी डाउट होगा आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो ये क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू।